बीए तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य में आज हम इसके प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत आधुनिक हिंदी कविता के उद्भव और विकास पर हम बात करेंगे। आधुनिक कविता के उद्भव और विकास को हम सामान्य रूप से पांच चरणों में विभाजित करते हैं। ये घट और बढ़ भी सकते हैं। पहला इसका समय है भारतेंदु काल या भारतेंदु युग, जो 1857 से 1900 तक का समय है। इसी तरह से दूसरा जो आधुनिक हिंदी कविता के विकास का चरण है, उसका विस्तार 1900 से 1918 तक है। इसके उपरांत साहित्य में नई प्रवृत्तियां आ जाती हैं और एक छायावादी कविता का दौर चलता है, जिसमें पंत निराला प्रसाद, महादेवी वर्मा जैसे कवियों ने अपनी कविताएं प्रस्तुत की। तो इसका विस्तार 1918 से 1938 तक चलता है। इसके बाद का जो कालखंड है, उसको हम छायावादोत्तर काल कह सकते हैं, यानी छायावाद के बाद का समय, जो 1938 से प्रारंभ होकर के 1953 तक विस्तार लिए हुए है। जिसमें प्रगति प्रयोग काल का समय इसको कहते हैं कुछ विद्वान, जिसमें प्रयोगवाद प्रगतिवाद दोनों आ जाते हैं। वैसे प्रगतिवाद का समय 1935 से 35 से शुरू होता है, कहीं 30 से कहीं 35 से। तो 30 में इसकी शुरुआत मानी जा सकती है, क्योंकि उस समय तक मुंशी प्रेमचंद की अध्यक्षता में इसकी लखनऊ में बैठक 1930 में होती है, जिसमें मुल्कराज आनंद अंग्रेजी के जो लेखक हैं और सज्जाद जहीर जो उर्दू भाषा के लेखक हैं, इन लोगों ने अपनी उपस्थिति दी और अपने सहयोग से, अपनी सक्रियता से एक प्रगतिवादी साहित्य संगठन का ऐलान किया गया इन लोगों का। तो प्रगतिवादी और प्रयोग काल हम इसे कह सकते हैं 1938 से
1953 तक के समय को। फिर आता है 1953 के बाद नवलेखन और नई कविता भी इसी में आ जाती है। तो ये आधुनिक कविता के विकास के चरण हैं, विभिन्न चरण हैं। किंतु 1857 में स्वाधीनता का पहला संघर्ष होता है और 1850 में भारतेंदु जी का जन्म है। 1850 से 1885 कुल 35 वर्ष की अल्पायु इन्होंने पाई थी। और ये दोनों घटनाएं, दोनों बातें समकालीन हैं। एक तो आज़ादी की लड़ाई का बिगुल 1857 का राष्ट्रीय विद्रोह और 1850 में भारतेंदु जी का जन्म। तो ये एक नई भारतीय समाज में नई चेतना और आधुनिकता के जन्म की प्रवृत्ति हमें दिखती है। ये और यह जो दौर है उसमें सामंतवाद अपने पतन की प्रक्रिया से गुजर रहा था और साम्राज्यवाद धीरे धीरे, अंग्रेज़ों का साम्राज्यवाद धीरे धीरे पैर जमा रहा था। अंग्रेज़ों ने अपने साम्राज्यवादी हित के लिए भारत का जाने अनजाने आधुनिकीकरण किया। नई अर्थव्यवस्था, औद्योगिक युग का अवतरण, संचार सुविधा, प्रेस और अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा, इन सब ने आधुनिकीकरण का नींव रख दिया है एक तरह से। इसके गुण दोष हो सकते हैं, लेकिन इससे पुरानी मान्यताएं ध्वस्त हुई और नई विचार धाराएं जो है समाज में देखने को मिलती हैं। यह ज़रूर हुआ कि इन सारी व्यवस्थाओं से ग्राम स्वायत्तता की जो परंपरा रही भारत में, वो नष्ट हो गई। मालगुजारी और महाजनी सभ्यता के बीच फंस करके ग्रामीण जनता रह गई। जो अंग्रेज़ों के आने से पहले जो आत्मनिर्भर स्वतंत्र जीवन पद्धति ग्रामीण क्षेत्रों में थी, उसे लगभग खत्म कर दिया गया। और अंग्रेजी की जो शिक्षा पद्धति थी, मैकाले शिक्षा पद्धति, जो बाद में रूप ग्रहण किया उसने, तो इससे प्रबुद्ध भारतीयों को भी तार्किक ढंग से सोचने के लिए
बाध्य किया। राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद इत्यादि जो असाधारण प्रतिभा के व्यक्ति थे, उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत द्वारा जो अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से तर्क और विश्लेषण की भाव को पैदा किया, उसको मान्यता देते हुए इन महानुभावों ने भारत की जड़ता, रूढ़िवादिता, अंधविश्वास, जातिवाद तथा अनेक सामाजिक और पारंपरिक बुराइयों के विरुद्ध संघर्ष किया। भारत में एक नए भारत के उत्थान के लिए इन्होंने काम किया। निश्चय ही बहुमुखी सुधारवाद और पुनर्जागरण के प्रयासों से साहित्य में भी नया सोचा और साहित्य में बदलाव हुआ। जो आधुनिक काल से पहले रीति काल था, उसमें सामाजिक मूल्यों का ह्रास हुआ और भाषा की दृष्टि से अगर देखें तो खड़ी बोली ने ब्रज की जगह लेने की कोशिश करने लगी। और यह कालखंड ऐसा है जिसका फलक बहुत विस्तृत है। भाषिक संरचना की दृष्टि से हम अगर देखें तो इसका एक सिरा भक्ति काल से मिलता है और दूसरा रीति काल से जुड़ा हुआ है। और एक महत्वपूर्ण पक्ष इसका ये है कि समकालीन जागरूकता से आधुनिक काल बेहद नज़दीक हुआ, गहराई से जुड़ा। यही कारण है कि आधुनिक काल की प्रारंभिक कविता में राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक चेतना, भक्ति भावना, श्रृंगारिकता, प्राकृतिक चित्रण, हास्य व्यंग, रीति निरूपण, समस्या पूर्ति, काव्यानुवाद आदि सारी चीज़ें जो हमें देखने को मिलती है। किंतु भारतेंदु युग के अंत आते आते यह युग जो है भक्ति और रीति की परंपराओं से लगभग मुक्त हो गया। धन्यवाद।